हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो वर्ब से रिलेटेड जो है हमारा थर्ड लेसन, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड है। थोड़ा सा अलग होता है ये, बट कहीं ना कहीं इसका रिलेशन भी वर्ब से होता है। लेसन नंबर 16, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो वर्ब्स होती हैं उसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में बांटते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो पार्ट्स में किस किस में बांटते हैं। एक तो होती हैं हमारी लेक्सिकल वर्ब्स और एक होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, सबसे पहले हम, जो कि लेसन का नाम है ऑक्सिलरी वर्ब्स को फिर हम तीन सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है और फिर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है हमारी होती हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारी लेक्सिकल जो वर्ब्स होती थी, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो कि लास्ट लेसन था हमारा, इनके बारे में हमने पढ़ा था। जो लेक्सिकल जो हमारी वर्ब्स होती हैं, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म से लेके जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म तक होती हैं, ये हमारी लेक्सिकल जो है हमारी वर्ब्स होती हैं। फिर हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो दूसरी वर्ब्स के साथ यूज़ करते हैं हम, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या कोई भी टेंस बनाते हैं। उसके साथ साथ ये पॉसिबिलिटी या फिर किसी भी विलिंगनेस, यानी कि किसी भी इच्छा को एक्सप्रेस करने का काम जो है हमारे लिए करती हैं। कौन? ऑक्सिलरी वर्ब्स। इन सभी को हम जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। इसके साथ साथ एक और नाम देते हैं इनको, हम हेल्पिंग वर्ब्स भी जो है हम इनको कहते हैं। अब हमने जो ऑक्सिलरी वर्ब थे उसके तीन पार्ट्स में उसको जो है डिवाइड किया था। सबसे पहले पार्ट में हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात कर रहे थे। टू के साथ जो है हैव, डू और बी जो है हम लगा सकते हैं। तो टू के साथ हम इन तीनों फॉर्म्स को जब यूज़ करते हैं तो उनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में आप जानते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब जो है हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। अब हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करते हैं। यूज्ड, टू, नीड और डेयर, ये तीनों, इनको भी हम मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उसमें भी शामिल करते हैं। इनको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब जो है भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्ब और नाउन के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अलावा जो है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी जो है कहते हैं। यहाँ पे नोट दिया गया है एक ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे कि एम, इज़, आर, हैज़, हैव, ये सब जो होते हैं ये सेंटेंस में बिल्कुल इंडिपेंडेंटली जो है इनको हम यूज़ करते हैं और इनको मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं। यानी कि ये हमारे ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं या हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं और हम इनको जो है अपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, जैसे कि आई एम एन एडवोकेट, इसमें जो एम है, आपको पता है कि जो आई है उसके बाद जस्ट ये जो सब्जेक्ट है उसके बाद हमारा एम आ रहा है। एम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं है, तो ये हमारा जो है वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है। कौन से वर्ब के रूप में? मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी बात क्या है, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जैसे कि बी, डू, हैव, नीड और डेयर, इन सब को हम लेक्सिकल वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि ही वॉज डूइंग हिज वर्क। अब यहाँ पे ही वॉज डूइंग में मतलब क्या है कि जो डूइंग है उसको हम लेक्सिकल जो वर्ब है उसके रूप में यूज़ कर रहे हैं, या फिर एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मेन वर्ब के रूप में जो है डू को आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आई हैव रिटन बुक। अब यहाँ पे हैव रिटन, हैव आ गया, हैव जो है हम उसको लेक्सिकल वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं, जब हम यूज़ और जो है स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यूज़ और स्ट्रक्चर यानी कि बनावट और प्रयोग के आधार पर हम जो लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं उनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरी कैटेगरी है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और तीसरी कैटेगरी है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में जो है हम टू के साथ टू बी का यूज़ करते हैं, जैसे कि बी, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन,
ठीक है। और फिर हैव की जो वर्ब्स हैं उनका भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हैज़, हैव, हैड और हैविंग, इन सब को। और फिर डू की भी वर्ब्स होती हैं, जिसमें डू, डज और डिड को जो है हम क्या करते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब को आपको पता है। फिर हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो क्या करते हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसके बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, मोडाल्स कह लीजिए आप। मोडाल्स जब हम यूज़ करते हैं या जो हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं उनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है यूज़ करते हैं। फिर मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं उनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ जो फॉर्म होता है वो यूज़ नहीं करते हैं। अगर किसी वर्ब का होता भी है तो यूज़ नहीं करते हैं, और नहीं तो होता भी नहीं है उनका कोई फॉर्म। ठीक है। फिर उसके साथ साथ जो है हम उनके नंबर्स और जो पर्सन्स होते हैं किसके, सब्जेक्ट के, उसके अनुसार हम जो है उनको कभी भी चेंज नहीं करते हैं। और इनकी फॉर्म में भी इनकी जो मेन फॉर्म होती है वो सेम ही रहती है। उसके अनुसार कभी भी सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट का नंबर, सब्जेक्ट का पर्सन, सब्जेक्ट का प्लूरल सिंगुलर फॉर्म, इन सब चीज़ों के अनुसार जो है हम अपने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को कभी भी चेंज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए आई, वी और यू अलग अलग हमारे सब्जेक्ट्स हैं, बट हमारा कैन में कोई भी चेंज नहीं है। तो कैन यहाँ पे हमारा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसकी फॉर्म में कभी भी चेंज नहीं आता सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या किसी भी जेंडर जुंडर के तहत। ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और इन्फिनेटिव विद टू का यूज़ हम कभी भी उसके साथ नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट, उसकी ओट और यूज्ड है, उसके बाद हम इन्फिनेटिव विद टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि वी शुड, सॉरी अभी यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ। चलो, जो ओट टू है उसको हम शुड भी उसका जो है एक फॉर्म रखते हैं, शुड को यूज़ करते हैं ओट टू की जगह पे। ठीक है, बस यही एक दिमाग में ऐसे ही आ गया था। तो ये जब हम इसका यूज़ देखेंगे तब भी जो है हमें देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे भी ऐसे ही निकल गया। वी शुड हेल्प द पुअर भी लिख सकते हैं, वी ओट टू हेल्प द पुअर, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो ओट है ये इसके साथ जो है टू लगता है, लेकिन इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा रहता है, क्योंकि इसको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे एक और चीज़ कंप्लीट हो जाती है, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये कहा गया है कि ओट और यूज्ड जो है हमारे, उनके बाद हम जो है क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म टू का यूज़ करते हैं। टू के बाद जाहिर सी बात है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है आने वाली है। डेयर और नीड जो है मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं, मैं आपको ये बता भी चुका हूँ ये बात। ही नीड्स माई हेल्प, ही डज़ नॉट डेयर टू गो देयर। अब यहाँ पे देखिए दूसरे वाले सेंटेंस में, पहले वाले में आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है, कि एस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये मॉडल के रूप में यूज़ नहीं किया गया है नीड्स। ठीक है, तो नीड्स जो है यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब यहाँ पे देखो डज़, नॉट और डेयर है। अब देखो डू या डज़ है, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है हमारा क्या नहीं है, मॉडल नहीं है, यहाँ पे ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है उसके रूप में यूज़ किया गया है। वर्ब टू बी का यूज़ हम जो है कॉन्टीन्यूअस टेंस में करते हैं, टू बी का। और कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम कौन से फॉर्म का यूज़ करते हैं, जो है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, यानी कि मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। इज़, एम, आर या फिर विल बी, शैल बी और वॉज वर, इन सब के साथ हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यानी कि मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है यूज़ करते हैं। सेवन्थ है टू बी का। हम पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल के पहले हम टू बी की फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे कि अ लेटर वॉज रिटर्न। अब यहाँ पे जो है पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में हम जो है बी की किसी भी फॉर्म के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसीलिए उसको पैसिव बोलते हैं, पैसिव फॉर्म होती है वो।
वर्ब टू बी को हम पैसिव वॉइस में इंट्रांसिटिव वर्ब्स के पास्ट पार्टिसिपल के पहले हम जो है यूज़ करते हैं। कोई ख़ास बात नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप फिलहाल के लिए। फिर है डू, डज और डिड, उसको हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम जो है इनको यूज़ करते हैं ऑनली नेगेटिव नहीं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए भी हम यूज़ कर, जो कि अगला ही रूल है। तो 9th और 10th में हमें जो है बताया गया है कि डू और डज ये हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, और डिड जो है हम पास्ट जो है सिंपल पास्ट टेंस में हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं। फिर हम डू, डज और डिड का यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंसेस को एम्पैथेटिक बनाने के लिए। एम्पैथेटिक मीन्स उसके ऊपर जोर डालने के लिए, बल डालने के लिए हम जो है डू और डज और डिड का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल ज़रूर देखना पड़ेगा हमें। ही डज सिंग अ सॉन्ग, वो जो है एक गाना जो है गाता है या गाएगा, वो एक गाना गाएगा, मतलब वो बहुत अच्छा गाना जो है गाता है। उस गाने के ऊपर जो है फोकस करने के लिए हमने यहाँ पे डज यूज़ किया है। ये कॉमन एरर में अगर दे दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि वो जो है वर्ब के ऊपर फोकस करना चाहता है, ठीक है, इसीलिए उसने एम्पैथेटिक बनाने के लिए डू, डज या डिड में से किसी का यूज़ किया है। डू को हम क्या करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का नेगेटिव और एम्पैथेटिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि डोंट गो देयर, यहाँ पे नेगेटिव बना दिया। डू सिंग इट अगेन, एक बार दोबारा से फिर से गाइए। इसका मतलब क्या है कि डू सिंग इट अगेन, सिंग इट अगेन भी कह सकते हैं, लेकिन डू लगाया तो इसका मतलब क्या है कि वो थोड़ा सा इम्प्रेस्ड है उसके गाने से, तो वो जो है थोड़ा सा जोर दे के कह रहा है इस बात को कि भाई गा ही देना, एक बार और गा दे ये गाना, है ना। तो फिर बात करते हैं हैज़, हैव और हैड की। ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस में पास्ट जो पार्टिसिपल फॉर्म होता है उसके पहले यूज़ किए जाते हैं, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले। यानी कि हमारा टोटल 5 जगह पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। 3 जगह उनमें से ये है, चौथी जगह हैविंग है और 5वीं जगह बी है। इन 5 जगह पे हम जो है मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन, डू, डज, डिड, हैज़, हैव और हैड। इनको हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं। ये चीज़ कई बार रिपीट भी एक तरीके से आप कह सकते हैं हो गई है। फिर बात करते हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड। इन सब के बाद इन्फिनेटिव विद टू का भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आई एम टू सी हर टुमारो। अब यहाँ पे कहने की बात क्या है, देखने की बात क्या है, यहाँ पे ये थोड़ी सी अलग बात है। बाकी जनरली आप सुनते भी होंगे, यूज़ देखते भी होंगे, और ये भी देखते होंगे, ऐसी बात नहीं है, बट कभी नोटिस नहीं किया होगा। इसीलिए थोड़ा सा इसके ऊपर अगर हम टाइम या समय लगाएंगे तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ध्यान में ये चीज़ रहेगी। जैसे ये लिख दिया आई एम टू सी हर, ठीक है, ये लिख दिया हमने। एम के बाद टू अगर आया, एम के बाद अगर टू आया तो हम जो है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम जो है नॉन फाइनाइट नहीं है हमारा चैप्टर, नॉन फाइनाइट, उसमें पढ़ते हैं ये चीज़, ये रूल जो है उसमें आता है, ठीक है। ये बात जो है वहाँ पे हमसे पूछी जाती है या हम वहाँ पे इसका डिस्कशन करते हैं, है ना। अब देखिए यूज़ ऑफ जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब हम अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब का जो है यूज़ देखने वाले हैं। थोड़ा सा जल्दी करेंगे, स्पीड से करेंगे इनको, क्योंकि आप इनको बार बार जो है यूज़ भी देखते रहते हैं, करते भी रहते हैं इनका यूज़, है ना। फिर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कैन की। कैन को हम पावर, एबिलिटी या फिर कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। और कौन सी कैपेसिटी, वो भी फिज़िकल कैपेसिटी, ठीक है। शारीरिक जो हमारी शक्ति होती है उसको दिखाने के लिए हम जो है कैन का यूज़ करते हैं। कई बार हम मेंटल एबिलिटी को दिखाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, है ना। यहाँ पे मेंटल एबिलिटी हो गई, क्योंकि वो एक तरीके से मेंटल एबिलिटी होगी क्योंकि वो इंग्लिश बोल सकता है, बोलने के लिए उसको प्रेरित कर रहे हैं हम उसको, है ना। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, बट ज़्यादातर की बात है कि वो फिज़िकल एबिलिटी को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, और मेंटल एबिलिटी के लिए हम ज़्यादातर मे को यूज़ करते हैं। फिर इसी प्रकार के सेंटेंसेस में कैन को बी एबल टू या बी कैपेबल टू या नो हाउ टू, ये सभी जो है कहीं ना कहीं मेंटल और फिज़िकली
स्ट्रेंथ को बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि मीनिंग होते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस में हमारे कैन के। दूसरे रूल की बात करते हैं परमिशन के लिए। परमिशन देने के लिए हम जो है कैन को यूज़ करते हैं, जैसे कि यू कैन गो नाउ, यू कैन बाय पेन्स फ्रॉम द शॉप, है ना, कैन आई गो टू द सिनेमा टुनाइट। तो यहाँ पे परमिशन लेने के लिए हम जो है किसको यूज़ करते हैं, कैन को यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस में कैन का मतलब होता है बी अलाउड टू या बी परमिटेड टू, किसी को भी अनुमति देना या अनुमति होना। जैसे कि यू कैन गो नाउ, इसका मतलब क्या है कि यू आर अलाउड टू गो नाउ, मतलब आपको अनुमति है, अभी आप जो है जा सकते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि परमिशन देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन के बदले मे को ज़्यादा जो है बेहतर जो है उपयुक्त मानते हैं। मतलब क्या है कि परमिशन लेने के लिए हम अगर यूज़ करते हैं तो कैन को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन परमिशन देने की जब बात आती है तो हम मे को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बजाय कि अपने कैन के, ठीक है। फिर परमिशन लेने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए हम मे को यूज़ करते हैं, और हम लोगों को परमिशन लेने के लिए मे का ही यूज़ करना चाहिए, ना कि कैन का। तो यहाँ पे इसने अपने जो है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को जो है अपने जो राइटर हैं उन्होंने जो है बताया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी कि सैद्धांतिक जो संभावना है उसको बताने के लिए हम कैन को यूज़ करते हैं। इट कैन बी ट्रू, मतलब ये हो सकता है। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, मतलब हर कोई गलती कर सकता है। ये एक फैक्चुअल चीज़ है, एक सैद्धांतिक, एक थियोरेटिकल जो है पॉसिबिलिटी या बात है। किसी की भी हैबिट है, नेचर है किसी का, उस चीज़ को बताने के लिए हम जो है क्या करते हैं, अपने जो है किसका यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। और जैसे कि ए डिसाइडफुल पर्सन कैन डिसीव अस, है ना। तो यहाँ पे जो है हम किसका यूज़ कर रहे हैं, कैन का यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, ए डिसाइडफुल पर्सन, मतलब एक जो जिसके स्वभाव में जो है, जिसकी आदत में जो है, जिसका नेचर है, जिसके अंदर धोखे की जो भावना है वो रहती है, वो जो है कभी भी हमें धोखा दे सकता है। यहाँ पे हमने हिंट भी लिखा हुआ है, कॉग्नेट एडजेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव। कॉग्नेट एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, कॉग्नेट ऑब्जेक्टिव किसको बोलते हैं, जो एक जैसे से वर्ड्स होते हैं, जैसे कि डिसाइडफुल है और डिसीव है। ये डिसीव जो है इन दोनों का रूट वर्ड जो है एक ही वर्ड से बने अलग अलग जो है पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स जो है, और ये हमारा एक जो है एडजेक्टिव के रूप में या नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं हम इसको, ए डिसाइडफुल को, और उसके लिए डिसीव जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, और सेम उसी रूट वर्ड से बना हुआ, तो उसको हम कॉग्नेट ऑब्जेक्ट जो है बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं कुड की। अब देखिए यहाँ पे हम एक बात क्लियर कर देते हैं, कैन, मे, विल और शैल, इन चार मॉडल्स के पास्ट फॉर्म होते हैं। कैन का कुड, मे का माइट, ठीक है, विल का वुड और शैल का शुड, ये पास्ट फॉर्म होते हैं। तो अभी हम कुड की बात करते हैं। कुड को हम पास्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ करते हैं, वो हमने देख भी लिया है ना। फिर बात करते हैं कुड को हम पास्ट की पॉसिबिलिटी, पास्ट की पावर, पास्ट की कैपेसिटी, उस सब को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं। इस समय पर हमें जो है हमारे इसमें क्लोज नहीं होते हैं, जो उसमें जो हमारा जो डिपेंडेंट क्लोज होगा, यानी कि जो सुबॉर्डिनेट क्लोज है, उसमें हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है देखने को मिलेगा। तो हम वहाँ से आइडिया लगाते हैं कि हम जो है यहाँ पे कुड को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि माई ब्रदर कुड ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 16। अब यहाँ पे दो पोर्शन नहीं है इस सेंटेंस के, सुबॉर्डिनेट और मेन क्लोज नहीं है इसमें। तो यहाँ पे क्या है कि जो मेरा जो भाई है ना, वो गाड़ी चला सकता था। कब चला सकता था, जब वो एज 16 का था, जब वो 16 साल के थे तो वो जो है गाड़ी चला सकते थे। बट अभी शायद वो नहीं चला सकते हैं क्योंकि उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई होगी, या कोई भी और रीज़न हो सकता है ना। कहने का मतलब ये है कि उसकी पास की एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, अभी चला भी सकता होगा, तो वो सिर्फ एज का मैटर यहाँ पे बताने की कोशिश हमें कर रहा है। फिर हम बात करते हैं जो सेंटेंस दिए गए हैं
ऊपर जो सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे कि व्हेन आई वॉज यंग, ये सेंटेंस देख लेते हैं। आई कुड आउटरन हिम, आउटरन मतलब उसको पीछे छोड़ सकता था मैं। व्हेन आई वॉज यंग, यहाँ पे वॉज जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। बी वॉज बीन, बी वॉज बीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आई कुड, अब यहाँ पे वॉज है तो यहाँ पे कुड आया, ठीक है। जब वो यंग था तो वो क्या कर सकता था, आउटरन कर सकता था, बट आज ऐसा लगता है कि वो आउटरन नहीं कर सकता। अब जैसे यहाँ पे देखिए, जो भी ऊपर सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें हम जो है कुड से हमें उसकी किसी भी व्यक्ति की जो है एबिलिटी का हमें पता चल रहा है, ठीक है। किसी भी काम के पूरा होने या ना होने का हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, हमें सिर्फ उस पर्सन की एबिलिटी का पता चल रहा है, और वो भी कौन सी, पास्ट की एबिलिटी। कोई भी कार्य, कोई भी व्यापार समाप्त हुआ या उसका बोध कराने के लिए हम जो है वॉज या वर एबल टू, मैनेज्ड टू, सक्सीडेड इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही कुड पास द बोर्ड एग्ज़ामिनेशन, वो जो है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन को पास कर सकता था। अब देखिए, इससे हमें यही पता नहीं चल रहा, अब हम कर सकता था अगर कह रहे हैं तो हम ये लगाएंगे आइडिया कि उसने किया नहीं है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जो जो काम है ना, काम उसने एग्ज़ामिनेशन को पास किया है या नहीं किया है, एक्चुअल में हमें पता नहीं होता कि उसने किया है कि नहीं किया है, बट हम जनरली 70% आइडिया ये लगाते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस से कि काम जो है नहीं हुआ है। जैसे ही वॉज एबल टू पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, हाँ उसके पास ये स्ट्रेंथ था, ये पावर थी कि वो जो बोर्ड एग्जामिनेशन है ना उसको पास कर सकता था या कर सका था, है ना। उसके पास जो है वो एबिलिटी थी, बट वो डिपेंड करता है कि किया है कि नहीं किया है। कुड को हम पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन की सेंस को दिखाने के लिए भी यूज़ करते हैं, और कौन से सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, ओनली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। कुड यू हेल्प हर प्लीज़, कुड आई स्मोक हेयर, कुड आई बोरो योर नोटबुक फॉर 2 days। तो हम जो है साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन की बात करते हैं जब हम कुड को एक मॉडल के रूप में यूज़ करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है मे या कैन को जो है यूज़ करने की बजाय हम कुड को अगर यूज़ करें तो ज़्यादा जो है बेहतर माना जाता है, क्योंकि हमारे कैन और मे भी हमारे परमिशन के रूप में यूज़ किए जाने वाले अच्छे लेवल के मॉडल्स जो है हैं। फिर हम बात करते हैं कुड जो है हमारा, उसको पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, और वो भी कौन सी पॉसिबिलिटी, जो प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन वाली पॉसिबिलिटी होती है, अवास्तविक जो परिस्थिति को बताती है, उस प्रकार की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम जो है किसका यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। इफ़ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय अ मोटरसाइकिल, अगर मेरे पास और ज़्यादा पैसे होते तो मैं है ना क्या कर सकता था, मैं जो है एक मोटरसाइकिल या स्कूटर जो है ख़रीद सकता था। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू कुड सक्सीड, अगर आपने कठिन मेहनत की हुई होती तो आप जो है सफल हो सकते थे, बट अभी नहीं हुए हैं। तो इसीलिए मैंने ये कहा है कि 70-30 का रेशो जो है हम ये मानते हैं, 70% जो है हम ये मानते हैं कि काम जो है नहीं हुआ। बात करते हैं मे की, लेना और देना, परमिशन, उस सेंस में हम जो है मे को ज़्यादातर यूज़ करते हैं बजाय कि कैन के। कैन की बजाय हम जो है अपने मे को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इस मामले में। फिर हम बात करते हैं नोट की। नोट में इस प्रकार के सेंटेंसेस में मे को हम बी अलाउड टू की सेंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि यू मे गो नाउ, अब जो है आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे कैन का भी यूज़ कर सकते हैं आप, गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर आप मे लिख देंगे तो स्ट्रॉन्ग, ऐसा मानते हैं कि स्ट्रॉन्ग जो है पॉइंट हमारा क्या होगा, मे होगा, बट कैन लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मल स्टाइल में टू गिव परमिशन की सेंस को दिखाने के लिए हम मे से ज़्यादा जो है कैन से ज़्यादा हम मे को यूज़ करते हैं। यही बात मैंने आपको कही कि हम मे को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी को बताने के लिए हम जो है क्या करते हैं, मे का यूज़ करते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी या पॉसिबिलिटी को, ठीक है। योर अंकल मे कम टुडे, इट मे रेन टुडे, है ना।
शी मे कम लेट टुडे, है ना, इस तरीके की जो है बात हम कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। मे को हम जो है क्या करते हैं, विश, प्रे, ब्लेस या कर्स। कर्स का मतलब होता है शाप, है ना, शाप या अभिशाप इसको कह सकते हैं। इसको बताने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में जो है हम क्या करते हैं, मे को यूज़ करते हैं। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, गॉड, मे गॉड ब्लेस यू, है ना। तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है इस प्रकार के सेंटेंसेस में आपको देखने को मिलता है, जो कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमारे होते हैं। फिर बात करते हैं हम प्रिंसिपल जो क्लोज होता है, और वो अगर प्रेजेंट टेंस में है, और सुबॉर्डिनेट क्लोज जो दैट, शो दैट, इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम पर्पज़ जो है मानते हैं, या इससे हमें पर्पज़ का पता चलता है, इससे हमें किसी उद्देश्य का पता चलता है, तो हम सुबॉर्डिनेट क्लोज में मे को यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझना पड़ेगा। आई वर्क हार्ड दैट या सो दैट या इन ऑर्डर दैट आई मे सक्सीड। यहाँ पे क्या है कि आई वर्कड हार्ड दैट, ठीक है, सॉरी, आई वर्कड हार्ड, ये तो हमारा प्रिंसिपल क्लोज हो गया। दैट आई मे सक्सीड, ये हमारा सुबॉर्डिनेट क्लोज हो गया, या डिपेंडेंट क्लोज भी आप इसको कह सकते हैं। इसको मेन क्लोज भी कहते हैं, दो दो नाम इनके होते हैं। तो यहाँ पे मे हम यूज़ कर रहे हैं अपने सुबॉर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट जो हमारा क्लोज है उसमें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मे को अनसर्टेनिटी या सरप्राइज़ की सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, और इसमें भी हम जो है एक तरीके से अपना साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है यूज़ करते हैं। हु मे बी देयर, हाउ ओल्ड शी मे बी, है ना। अनसर्टेनिटी या फिर सरप्राइज़ एक तरीके से होते हैं, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं अपने मे का, ठीक है। इसको बहुत कम देखने को मिलती है ये चीज़, बट जो दूसरा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस था, जो कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वाला जो पोर्शन था हमारा, मे को जहाँ पे यूज़ करते हैं, तो वो ज़्यादा देखने को हमें मिलता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट सीनियर सेकेंडरी लेवल तक, यानी कि +2 के लेवल तक उस प्रकार के सेंटेंसेस इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी हमें देखने को काफ़ी मिलते हैं सेंटेंसेस उस तरीके के। बात करते हैं माइट की। माइट का हम यूज़ करते हैं मे के पास्ट फॉर्म में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में, ये हम देख भी चुके हैं, सीख भी चुके हैं। माइट से हमें कुछ कम पॉसिबिलिटी का पता चलता है, और हम मे को जो है ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि इट माइट रेन टुडे अगर हम ये कहें, और इट मे रेन टुडे अगर हम कहें, मे अगर हमने लगाया तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बारिश के होने की, और अगर हमने माइट लगाया है तो कम पॉसिबिलिटी है बारिश के होने की, ठीक है। तो ये जो है यूज़ कर सकते हैं दोनों फ्रीक्वेंटली एक दूसरे की जगह पे। इस तरीके का अगर सेंटेंस आता है, तो अगर उसने पीछे ब्रैकेट में लेस पॉसिबिलिटी या मोर पॉसिबिलिटी जो है लिखा हुआ है, तो इनके अकॉर्डिंग जो है हमें अपने मॉडल्स रखने होंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से बताया इसने, जब किसी भी कार्य या व्यापार के होने की बहुत अधिक संभावना होती है तो हम कैन को यूज़ करते हैं। कैन से हमें कम संभावना को बताने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम जो है मे का यूज़ करते हैं। कैन से कम संभावना को दिखाने के लिए हम जो है मे को यूज़ करते हैं। अच्छा, मे जो है ज़्यादा संभावना बताता है बजाय कि कैन के। अच्छा ठीक, मैं उल्टा समझता था। फिर मे जो है कम संभावना को बताता है, जो है माइट, मे से कम संभावना बताने के लिए हम माइट को यूज़ करते हैं। सबसे, अब देखिए आप कहीं पे लिख लीजिए, कैन सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बताएगा, उसके बाद मे बताएगा, उसके बाद माइट बताएगा, ठीक है। और कुड का भी कहीं ना कहीं रोल जो है पॉसिबिलिटी को बताने के लिए होता है। सबसे कम पॉसिबिलिटी जो है कुड बताएगा। इस तरीके से ये चेन बना लीजिए कहीं पे भी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं माइट को हम पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, और जैसे कि माइट आई आस्क का क्वेश्चन, यू माइट मेक अ लिटिल लेस नॉइस, है ना। तो हम जो है क्या करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन की बात करते हैं। हम लोगों ने देखा कि पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए हम जो है 4 मॉडल्स का यूज़ कर रहे हैं, कैन, कुड, मे और माइट, है ना। तो हमें देखना पड़ता है कि किस जगह पे हम कौन से मॉडल का यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी जगह आती है जहाँ पे हम एक से ज़्यादा मॉडल्स का हम फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस बात को ख़त्म कर सकते हैं हम, जैसे कि कैन और मे, इससे ज़्यादा जो है विनम्रता यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट या झिझक जो होती है हमारी, उसके भाव को एक्सप्रेस करने के लिए
कुड या फिर माइट को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इनसे ज़्यादा मे और कैन से, कैन कुड और माइट को यूज़ करते हैं। कैन से ज़्यादा पोलाइटनेस के भाव को कौन एक्सप्रेस करता है? मे करता है ना। मे जो है सबसे ज़्यादा पोलाइटनेस के लिए यूज़ किया जाने वाला मॉडल जो है। उसके बाद हम कैन को यूज़ करते हैं। उसके बाद वैसे कुड और माइट को ज़्यादा यूज़ किया जाना चाहिए सबसे ज़्यादा पोलाइटनेस देने के लिए, सॉरी कुड और माइट को। उसके बाद हम बात करते हैं मे की, उसके बाद हम बात करते हैं अपने कैन की, ठीक है। तो इस चेन को भी आप पोलाइटनेस के मामले में भी ऐसे लिख सकते हैं, कुड या माइट, उसके बाद हम बात करते हैं मे की, उसके बाद हम बात करते हैं कैन की। ये पोलाइटनेस वाला ऑर्डर है, कहीं पे लिख लीजिए। फिर सुपोजिशनल जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सुपोजिशन करते हैं, कल्पना, कोरी कल्पना, जिसमें आई विश, वी विश, ही विशेस, शी विशेस, एज इफ़, एज दो, इफ़ ओनली या सुपोज, इन सभी से सेंटेंसेस हमारे स्टार्ट होते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि वो टोटल इमेजिनेशन वो जो है कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है हम वहाँ पे माइट का यूज़ करते हैं। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू माइट सक्सीड ना। तो हम यहाँ पे इस तरीके की बात को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? माइट का यूज़ करते हैं। बात करते हैं शेल की। शेल को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं एक मॉडल के रूप में, बिकॉज़ पहले ही बता दें कि विल और जो हमारे शेल होते हैं ये हमारे फ्यूचर टेंस के क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब का जो है काम भी करते हैं। तो इसलिए शेल और विल जो है हमेशा कंफ्यूज करते हैं हमें। एक मॉडल के रूप में भी हम इनको यूज़ करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब है उसके रूप में भी यूज़ करते हैं और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, जो शेल है हमारा उसको हम फर्स्ट पर्सन, अब देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारे पर्सन होते हैं। फर्स्ट में आई और वी होते हैं, सेकंड में यू होता है और थर्ड में ही, शी, इट और दे होते हैं, ठीक है। ये 3 पर्सन होते हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ हम जो है अपने फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस को बताने के लिए जो है हम अपने शेल का यूज़ करते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात है, शेल को हम सेकंड पर्सन के साथ जो यू है हमारा और थर्ड पर्सन के साथ जो कि ही, शी, इट और दे है, उसके साथ हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ हम कमांड, प्रोमिस, थ्रेटन, डेटर्मिनेशन, कंपल्सन, इन चीज़ों को बताने के लिए हम जो है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम शेल को यूज़ करते हैं। अन्यथा इनके अलावा अगर कोई और सिचुएशन है और कोई बात की गई है या सिंपल फ्यूचर टेंस की बात की गई है तो आई और वी के साथ ही हम अपने शेल को यूज़ करते हैं। अब एक एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कमांड की बात करते हैं, भाई कमांड आई और सेकंड और थर्ड पर्सन अगर सब्जेक्ट दिया गया है हमारा तो हम जो है विल को यूज़ नहीं करेंगे, हम अपने शेल को यूज़ करेंगे। कैसे? यू शैल गो देयर एट वंस, एक बार में ही वहाँ पे चले जाओ, बस एक बार बोल दिया ना वहाँ पे चले जाओ। तो ये क्या है जो हमारा शेल यूज़ किया है, क्यों किया है? थर्ड पर्सन के साथ किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कमांड दी गई है। प्रोमिस की बात करें तो यू शैल बी अवॉर्डेड, प्रोमिस करता हूँ भाई तेरे को है ना अवार्ड पक्का मिलेगा, तो इसलिए ही जो है यू शैल बी अवॉर्डेड भी हो सकता है, ही शैल बी अवॉर्डेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो ही है वो हमारा थर्ड पर्सन है, लेकिन हमारा इसके साथ शैल यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोमिस देने की बात की गई है। फिर हम बात करते हैं थ्रेटन की। थ्रेटन में क्या है? जैसे कि इफ़ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड, अगर तुमने ऐसा किया, क्या है? धमकी दी गई है, अगर तुमने ऐसा किया तो तेरे को है ना डिसमिस कर दिया जाएगा। अब यू के साथ हम जो है शेल को यूज़ कर रहे हैं। यू हमारा सेकंड पर्सन है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही जो का काम करता है। डेटर्मिनेशन की बात की गई हो, यू शैल गो देयर, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। ये दृढ़ संकल्प की बात की गई है। ही शैल ओबे मी, उसको मुझे जो है एक जो है ओबे करना चाहिए, मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए, मेरा सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे डेटर्मिनेशन की बात की गई है, इसीलिए जो है
थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन के साथ जब ये सब चीज़ें कमांड, प्रोमिस, थ्रेटन, ये सब चीज़ें जब पूछी जाती हैं तो हम क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जो है हम शैल को यूज़ करते हैं। अन्यथा हम शैल को फर्स्ट पर्सन के साथ जो है यूज़ करते हैं। बात करते हैं लेटस या लेट्स से स्टार्ट होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की, और उसमें जो क्वेश्चन टैग होता है। अब देखिए लेसन नंबर 13 हमारा दिया गया है इससे रिलेटेड। 13 नहीं है क्या, मे बी 13th है शायद। तो वो जो है हमारा दिया गया है, वहाँ पे हमें क्वेश्चन टैग के बारे में जानने को मिलेगा। क्वेश्चन टैग होता है, पहले हमारा एक सेंटेंस दिया हुआ होता है और लास्ट में कोमा होता है, और फिर हमारी दो चीज़ें वहाँ पे दी हुई होती हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है पहले होती है और फिर हमारा सब्जेक्ट होता है, और वहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन उन दोनों चीज़ों को लेके। इस लास्ट वाले पोर्शन को क्वेश्चन टैग जो है हम बोलते हैं। और इस क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब होती है, उस सब्जेक्ट के अनुसार उस वर्ब को पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, जो भी लेट अस या लेट्स से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन टैग्स होते हैं, वहाँ पे हम शैल को यूज़ करते हैं। फिर शैल को हम सजेशंस बताने के लिए यूज़ करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में और फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि शैल आई ओपन द गेट, शैल वी टॉक टू द हेडमैन, क्या हम जो हेडमैन हैं, जो मेन बंदा है, उससे बात कर सकते हैं। शैल को हम यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचरिटी को बताने के लिए, परमिशन या फिर डिज़ायर को एक्सप्रेस करने के लिए। और सेंटेंस किस टाइप के होते हैं भैया, सेंटेंस होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि शैल आई बी वेस्टिंग इन डिस्पेयर, शैल आई बी वेस्टिंग इन डिस्पेयर। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर मैं इसमें सेंटेंस कहाँ पे गया, हाँ ये रहा। यहाँ पे अगर मैं आपसे इस सेंटेंस में टेंस पूछने लग जाऊँ कौन सा है, तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इस सेंटेंस में टेंस कौन सा है, बताइए फास्ट। फिफ्थ बात जो है हमारी वो क्या है, शैल को हम ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, स्पेक्यूलेशंस, सम काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी, इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, और ये भी हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, स्पेक्यूलेशंस के एग्जांपल्स देखिए दोनों के दोनों। व्हाट शैल आई डू इन अ मंथ, मैं इस मंथ में क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ इस मंथ में, सोचने की बात है। इस मंथ में 1K सब्सक्राइबर्स जो है गेन करने हैं, उसके लाइक को। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। वेयर शैल वी लीव दिस टाइम नेक्स्ट वीक, हम जो है नेक्स्ट वीक जो है क्या कर सकते हैं इस समय पे, इसी समय पे नेक्स्ट वीक या इसी डे जो है हम क्या कर सकते हैं। तो स्पेक्यूलेशन, दिस काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ स्पेक्यूलेशन इज़ देयर, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों पर भी हम जो है शैल का यूज़ करते हैं। बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम इस रूल को पूछा जाता है। बात करते हैं विल की। विल जो है हमारा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ किया जाता है। थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं नोट की। विल को हम फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ भी जो है यूज़ करते हैं, जब डेटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग या फिर विलिंगनेस हो। यानी कि शैल और विल को, देखिए मैं यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता हूँ आप लोगों का। फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल को यूज़ करते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल को यूज़ करते हैं। लेकिन जब ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं सेंटेंसेस में, तो ये रिवर्स हो जाते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज़ हो जाता है और थर्ड और सेकंड पर्सन के साथ शैल यूज़ हो जाता है। सेंटेंसेस आप समझते रहें। फिर हम बात करते हैं विल की। विल को सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। विल यू बाय अ रेडियो सेट टुडे, विल ही गो टू राजगीर टुमारो। विल को हम इनविटेशन, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स या फिर इनवाइटेबिलिटी, इनवाइटेबिलिटी का मतलब होता है जब भी कोई चीज़ होने की ज़्यादा संभावना हो, उन सब चीज़ों को बताने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं अपने विल के साथ। जैसे कि इनविटेशन के लिए विल यू कम टू डिनर, क्या आप डिनर पे आ रहे हैं। रिक्वेस्ट के लिए विल यू हेल्प मी। इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर के लिए ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू, ये क्वेश्चन टैग है ये पीछे वाला, ठीक है। अब यहाँ पे लेट अस वाला सेंटेंस अगर होता
तो हम क्या करते हैं यहाँ पे शैल लगाते हैं, ठीक है। या लेट्स वाला सेंटेंस होता है तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन टैग में शैल लगाते हैं, है ना। इनवाइटेबिलिटी में जैसे एक्सीडेंट्स विल हैपन, है ना, हो सकते हैं, द पुअर विल बी पुअर, है ना। नोट करें, बी ओबलाइज्ड, बी ग्रेटफुल, बी फोर्स्ड, बी कंपील्ड, बी एट अ लॉस, बी एबल, बी अनेबल, इन सब का यूज़ अगर किसी भी सेंटेंस में किया गया है तो हमें फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ हमें क्या करना है, शैल का यूज़ करना है। आई शैल बी ओबलाइज टू यू, आई विल बी ओबलाइज टू यू कभी भी नहीं कर सकते। विल नॉट या वॉन्ट का यूज़ हमें रिफ्यूज़ल की जो सेंस है उसको एक्सप्रेस करने के लिए अगर करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे कि आई विल नॉट डू इट एनी कॉस्ट, मैं इस काम को किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा। नहीं करूँगा मतलब नहीं करूँगा, कुछ भी कर ले जा, मैं नहीं डरता। हरियाणवी में बोलते हैं मैं नहीं डरता, जा तेने जो करना है कर ले। क्या आप इंजॉय कर सकते हैं हरियाणवी में इंग्लिश को कैसे पढ़े। बट हमारी जो ऑडियंस है या हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो साथी हैं, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा हमसे जुड़े हुए हैं, वो हरियाणवी से कनेक्ट नहीं हो सकते, बिकॉज़ हम हरियाणवी सिर्फ हरियाणा जीके को ही पढ़ा सकते हैं ना, तो वही अच्छा लगता है ना। इंग्लिश को हरियाणवी में पढ़ाना एक ऑकवर्ड सी जो है बात हो जाएगी। विल नॉट या वांट को हम रिफ्यूज़ल के सेंस में यूज़ करते हैं, ये बात हम पढ़ चुके हैं। फिर बात करते हैं हम वुड की, जो कि विल का पास्ट फॉर्म होता है, वो इनडायरेक्ट में यूज़ किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये। फिर जैसे विल जो है फ्यूचर की हैबिट के बारे में कई बार बात करता है, तो हम जो है पास्ट की प्रेजेंट की हैबिट के बारे में या फ्यूचर की हैबिट के बारे में जो हमारा विल है वो बात करता है, लेकिन पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम जो है इसका पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं जो कि वुड होता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टर लंच ही वुड हैव अ शॉर्ट नैप, ही वुड गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, है ना। तो ये जो एवरी जो वर्ड है इसने बताया हर रोज़, तो इसका मतलब ये आदत को एक्सप्रेस कर रहा है। वुड को हम पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि वुड यू प्लीज़ लैंड मी योर बुक, क्या आप मुझे जो है अपनी किताब दे देंगे, उधार दे देंगे कुछ समय के लिए, मुझे चाहिए पढ़ने के लिए, बिकॉज आई हैव नो मनी टू स्पेंड। फिर बात करते हैं वुड को हम पॉसिबिलिटी, जो कि पास्ट की ही पॉसिबिलिटी होगी एक तरीके की, उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि ही वुड बी हर हस्बैंड, ये भी हो सकता है कि ज़्यादातर अगर मैं पास्ट वर्ड यहाँ से हटा दूँ, सिर्फ पॉसिबिलिटी को यहाँ पे रखूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ही वुड बी अ फार्मर, वो फार्मर हो सकता है, वो उसका हस्बैंड हो सकता है, देखो मैं कंफर्म नहीं हूँ। बट वुड को हम किसी की भी इच्छा को बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वुड लाइक टू यूज़ करते हैं हम, जैसे आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर, ये वो जो भी है वो यूज़ करते हैं। एक हम ईडियम के रूप में इसको एक तरीके से यूज़ करते हैं। वुड लाइक टू का एक्चुअल में ये एक ईडियम नहीं होता है, उसको हम इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि ही वुड लाइक टू नो व्हाट हिज फ्यूचर इज़, वो ये जानना चाहता है कि उसका जो फ्यूचर है ना वो क्या, वो मतलब अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचता है। वुड को हम डेटर्मिनेशन के रूप में भी यूज़ करते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे ही वुड हैव हिज ऑन वे, मतलब ही वॉज डेटरमाइंड टू हैव हिज ऑन वे, मतलब उसने ये सोच लिया है कि मैं तो अपने ही तरीके से जीऊँगा और मैंने अपने ही तरीके से अपना काम करना है, तो इसीलिए ये कहा गया हिज ऑन वे। तो यहाँ पे वुड इसीलिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में पास्ट की विलिंगनेस की बात की जाती है, या पास्ट विलिंगनेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड को यूज़ करते हैं। आई वुड डू एज यू बिड, अगर तू शर्त लगाता हो तो मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। आई सेड दैट शी वुड हेल्प मी, मैंने कहा था कि वो मेरी जो है मदद कर सकती थी, एक्चुअल में उसने की नहीं होगी, तो हो सकता है। ही वुड लाइक टू सी हर, वो उससे मिलना चाहता था। उसके बाद हम बात करते हैं जब भी प्रेफरेंस की बात करते हैं, पसंद की बात करते हैं या फिर चॉइस की बात करते हैं, है ना, तो हम इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए बड़े अच्छे तरीके से वुड को यूज़ करते हैं। जैसे कि ही वुड रादर डाई देन टेल अ लाई, वो मरना पसंद करेगा बजाय कि झूठ बोलने की। तो मरना
झूठ बोलना और मरना, ये दोनों जो है इनके बीच में एक तरीके से कंपैरिजन की बात करते हैं। और इस तरीके के सेंटेंसेस में कंपैरेटिव डिग्री जो यूज़ की जाती है उसमें जो है ज़्यादातर हम जो है रादर या फिर सूनर का यूज़ करते हैं इस तरीके के सेंटेंसेस में। अनरियल कंडीशन, और वो भी किसकी, प्रेजेंट या फिर पास्ट टेंस के। और इसमें क्या होता है, टोटल इमेजिनेशन। अनरियल कंडीशन मीन्स टोटल इमेजिनेशन या कोरी कल्पना जिसको आप कह सकते हैं, जो इम्पॉसिबल काम है। अनरियल कंडीशन का मतलब है कि एक ऐसी कंडीशन जो कि सच नहीं हो सकती, मे बी, ठीक है। तो इफ़ आई वर अ बर्ड, अब यहाँ पे जो हमारा आई और यू होता है, इसको हम पास्ट जो टेंस होता है उसमें हम बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ वर कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। तो जहाँ पे भी आई के साथ आपको वर दिखेगा वहाँ पे आप अनरियल कंडीशन उसको मानेंगे, ठीक है। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं एक काश मैं एक पक्षी होता तो आसमान में जो है उड़ता, है ना। तो उड़ेगा कब, जब पक्षी होगा। अब तो मनुष्य का जीवन आपने ले लिया है तो आप उड़ नहीं सकते, है ना। तो ये अनरियल कंडीशन इस तरीके की होती है, या टोटल इमेजिनेशन या कोरी कल्पना जो है होती है। इस प्रकार के सेंटेंसेस में प्रिंसिपल जो क्लोज होता है उसमें पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए वुड के बदले हम कुड या फिर माइट को भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि इफ़ आई हैड मनी आई कुड बाय अ मोटरसाइकिल, इफ़ यू हैड कम हेयर यू माइट हैव डन वेल। हैव के माइट के बाद हैव आया तो उसके बाद डन आएगा, पक्का डन आएगा, मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पक्की। वुड को हम रिफ्यूज़ल की सेंस में भी जो है यूज़ करते हैं। जैसे कि ही वुड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन, मतलब वो जो है जवाब नहीं देना चाहता किसी भी जो है क्वेश्चन का, है ना। उसने मना कर दिया है कि वो जवाब ही नहीं देना चाहता किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है, वो नहीं जवाब देगा। बात करेंगे शुड की। शुड का मतलब चाहिए होता है वैसे तो। सेल का जो पास्ट फॉर्म होता है इनडायरेक्ट स्पीच में उसमें यूज़ करते हैं। मॉरल ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी, या मॉरल ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए हम जो है यूज़ करते हैं अपने शुड को। फिर यूज़ करते हैं नोट, देख लीजिए, शुड हैव को यूज़ करते हैं पास्ट की ड्यूटी को बताने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, आई शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग यस्टरडे, मैं अटेंड कर सकता था कल मीटिंग को, बट आई फॉरगॉट ऑल अबाउट इट, परंतु मैं क्या हो गया, भूल गया मैं उसके बारे में। मैं कर सकता था, करना चाहिए था मुझे कल मीटिंग को अटेंड, बट क्या करूं, भूल गया मैं। ही शुड हैव पेड द मनी लॉन्ग एगो, वो जो है कर चुका था, वो क्या कर चुका था, पैसे जो है बहुत पहले दे चुका था, वो पे कर चुका था, या कर देने चाहिए थे, सॉरी कर देने चाहिए थे, बहुत पहले पे कर देने चाहिए थे। शुड को हम एडवाइस की एक्सप्रेशन को बताने के लिए भी यूज़ करते हैं एक मॉडल के रूप में। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, आपको जो है उसकी गलतियों के ऊपर ज़्यादा जो है फोकस नहीं करना चाहिए, अपनी जो है बात पे भी ध्यान देना चाहिए। सुपोजिशन यानी कि कल्पना को हम एक्सप्रेस करने के लिए कंडीशनल क्लोजेज में यूज़ करते हैं शुड को। जैसे कि इफ़ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, अगर बारिश होती है या बारिश हुई तो वो नहीं आएंगे, ये कंडीशन है ना, बारिश हुई तो वो नहीं आने हैं। शुड को हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ भी करते हैं, और ऐसी सेंस में हम वुड को भी यूज़ करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ। और ये जो PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहाँ पे 200 के लगभग मेंबर्स हैं, 200-220 के आसपास, वहाँ पे भी अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो शुड को हम यूज़ करते हैं लेस पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, ठीक है। और कंडीशनल क्लोज में ऐसा होता है जब हमें डाउट यानी कि संदेह हो जाता है तब। इफ़ ही हैड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी, अगर वो आ जाता है तो उसको बोलना कि वो मेरे लिए जो है वेट करेगा। देखिए आ जाता है तो क्या मतलब है, अगर हमने यहाँ पे शुड यूज़ किया है तो इसका मतलब क्या है कि उसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, समझे ना आप बात को, उसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर अभी देखिए मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ, अगर वो यहाँ पे आ जाता है तो उसको बोलना कि मेरे लिए वेट करे, ठीक है, मेरे लिए क्या करेगा, वो वेट करेगा, ठीक है। बहुत कम पॉसिबिलिटी है उसके आने की, ये बात ध्यान रखना। सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इन सब बातों से स्टार्ट होने वाले जो क्लोजेज होते हैं
वो क्या होती हैं, पर्पस या फिर रिज़ल्ट को एक्सप्रेस करने वाले होते हैं। और वहाँ पे हमें कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहिए, वहाँ पे हमने जो है शुड यूज़ करना चाहिए। वी डिड इट केयरफुली सो दैट वन शुड सी इट। हमने इसको बहुत ध्यान से किया है इस काम को, ताकि सो दैट, ताकि हर कोई, किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, हर कोई जो है इसको आसानी से जो है हैंडल कर सके इस चीज़ को। शुड को हम लेस्ट वाले सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, लेस्ट के साथ शुड का यूज़ किया जाता है नेगेटिव पर्पज़ को बताने के लिए। जैसे कि ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, टेक हीड लेस्ट यू शुड फॉल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, है ना। नेगेटिव सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए लेस्ट के साथ शुड को यूज़ किया जाता है। सुबॉर्डिनेट क्लोज में वर्ब्स और फ्रेजेस के बाद डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, थ्रेटन्स, ऑर्डर्स या फिर परमिशंस, प्रोमिसेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम शुड को यूज़ करते हैं। आई प्रोमिस्ड माई सन दैट ही शुड हैव अ न्यू बुक, आई हैव ऑर्डर्ड दैट ही शुड प्ले टूडे, द ऑफिसर gave orders that we should be well looked after, is your elder brother willing that you should go abroad, है ना। तो सारे के सारे सेंटेंसेस हमें क्या बता रहे हैं, कुछ ना कुछ डिटर्मिनेशन के बारे में, विलिंगनेस के बारे में, थ्रेटन के बारे में, ऑर्डर्स के बारे में या प्रोमिसेस के बारे में बात कर रहे हैं। और सुबॉर्डिनेट क्लोज में वर्ब और फ्रेजेस के बाद ऐसा किया जा रहा है, वर्ब या फिर फ्रेजेस के बाद ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। आई प्रोमिस्ड माई सन, ये प्रिंसिपल क्लोज है। दैट के बाद जो बाकी का इंक्लूडिंग दैट, वो जो है हमारा क्या है, सुबॉर्डिनेट क्लोज या फिर डिपेंडेंट क्लोज हमारा होगा। बात करते हैं फॉर्मल नोटिसेस और इंस्ट्रक्शंस की। उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है अपने शुड का यूज़ करते हैं। कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, फॉर्मल एक तरीके से इंस्ट्रक्शन हो गई है हमें, है ना। शुड को हम कंडीशन को बताने के लिए भी यूज़ करते हैं, बट बहुत कम यूज़ किया जाता है इस चीज़ को, ठीक है, बहुत कम। शुड के लिए लास्ट यूज़ होगा। अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रिंसिपल क्लोज में पोलाइट एडवाइस या फिर इम्प्रूवमेंट को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं अपने शुड को, ठीक है। और यहाँ पे हम डांट फटकार एक तरीके से देते हैं किसी को, जैसे कि इफ़ ही वर यू, अगर वो आपकी जगह पे होता ही शुड नॉट डू इट, वो ऐसा नहीं करता। अगर वो आपकी जगह पे होता ना तो वो इस तरीके की बात कभी भी नहीं करता। तो इस तरीके की बात बताई गई है। इफ़ आई वर यू आई शुड नॉट चीट हिम, अगर मैं तेरी जगह पे होता मैं उसको कभी चीट नहीं करता। तो इस तरीके की बातें बताने के लिए हम मॉडल के रूप में इस तरीके के सेंटेंसेस को एक फुल मीनिंग देने के लिए, ठीक है, मॉडल के रूप में किसको यूज़ करते हैं, अपने शुड दोस्त को यूज़ करते हैं। बात करते हैं ought to की। ought to से पहले must वगैरह भी आने चाहिए थे हमारे, वो कहाँ पे रह गए? जी हाँ, कितना रह गया फिर? काफ़ी है, कोई बात नहीं, इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश जो है एक तरीके से रखनी होगी, नहीं तो होगा नहीं। अरे भैया बहुत लंबा वीडियो जाएगा, कोई बात नहीं, करना पड़ेगा, इट्स मॉरल ड्यूटी। ought to को हम मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। देखिए वही बात आ गई, ought to के जगह पे हम शुड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मॉरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन को बताने के लिए, ठीक है। ought to का आप देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मस्ट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसका कोई भी मतलब एक तरीके से अल्टरनेट नहीं है, कोई चॉइस नहीं है इसके लिए, ठीक है। जैसे कि ought to को भी कई बार इस सेंस में यूज़ करते हैं, कंपल्शन या फिर स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन, बट मैं ऐसा कहता हूँ आपको कि आप ought to को भूल जाइए इस सेंस के लिए, ठीक है, आप मस्ट को ही रखिए। जैसे कि कैंडिडेट्स मस्ट आंसर एट लीस्ट 5 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस, भाई करना है तो करना है, बस सीधी सी बात है, वहाँ पे आप मस्ट को यूज़ करेंगे बजाय किसी और मॉडल्स के। मस्ट को हम फिक्स्ड डिटर्मिनेशन यानी कि बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया आपने, ठीक है। वी मस्ट गो, जाना है तो जाना है। आई मस्ट हैव माई मनी बैक, मेरे को मेरे पैसे चाहिए तो चाहिए, बस बात ख़त्म। यू मस्ट सरेंडर योर सेल्फ टू हर फादर, भाई करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। उस सेंस में हम क्या करते हैं, मॉडल के रूप में अपने मस्ट को यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं ड्यूटी की। ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम मस्ट को यूज़ करते हैं, मॉरल ड्यूटी नहीं, ओनली ड्यूटी। जैसे कि अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, अब यहाँ पर लड़ना है तो लड़ना है, बात खत्म।
मस्ट को हम जो है सर्टेनिटी, निश्चितता देने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो, मत यूज़ कीजिए ought to का, करना नहीं है, कर सकते हैं आप सर्टेनिटी देने के लिए ought to का यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको लिखा है, बट मत कीजिएगा। वी मस्ट विन दिस मैच, नॉट ought to, मस्ट, ठीक है। उसके बाद हम मस्ट को यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग डिसलाइक देने के लिए, मतलब आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते, मीन्स नहीं करते, भाई यही तो मस्ट है। बस ये एक ही मॉडल है जो सीधा ही पहचान में आ जाता है, बाकी सब मॉडल्स एक दूसरे की जगह पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी, एडवाइस, सजेशंस, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बातें हैं, जिसमें हम एक दूसरे की जगह पे 3-3, 4-4 मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग, सिचुएशन और अदर थिंग्स, है ना। बट मस्ट का कोई अल्टरनेट नहीं है, आई थिंक, ठीक है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड की बात करते हैं अगर, बिल्कुल, ही मस्ट बी आ रोबर, पक्का मिलेगा वो रोबर। ही मस्ट बी हंग्री आफ्टर हिज लॉन्ग वॉक, पक्का होगा, उसको पक्की भूख लगी होगी, है ना। बात करते हैं मस्ट को इनवाइटेबल, यानी कि काम करना है तो करना है। वी मस्ट ऑल डाई, भाई ये तो सच्चाई है, कहाँ तक भागेंगे हम, ये होगा तो होगा। स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड टू गेट 80% मार्क, भाई अगर आपने 80% मार्क्स लेके आने हैं तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही करना पड़ेगा। बात करते हैं, 2 नोट्स दिए गए हैं, रिटन ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस को बताने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ मस्ट बी एट देयर डेस्क बाय 10 AM, होना चाहिए भाई। बस अगर आप अपने डेस्क पे नहीं मिले 10 बजे तक, सुबह 10 बजे क्या जो समय है वो एक डेडलाइन है, होने चाहिए तो होने चाहिए बस। वर्कर्स मस्ट बी एट देयर ड्यूटी ऑन संडे नेक्स्ट, अधिक ज़्यादा तीव्रता के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए हम शुड के बदले मस्ट को यूज़ करते हैं, ये एक ख़ास बात है मस्ट की। यूज़ टू को एक एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ करते हैं, बट आप जो है पास्ट की हैबिट और सिचुएशन को बताने के लिए आप जो है यूज़ टू को यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉडल है ये पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, ठीक है। यूज़ टू के साथ जो है आप वुड को भी यूज़ कर लेते हैं, और दूसरा पॉइंट जो है आप काट सकते हैं। फिर बात करते हैं, यूज़ टू को हम डिसकंटिन्यूड हैबिट को भी एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आई यूज़ टू स्मोक सिगरेट्स, नाउ आई स्मोक अ पाइप, मैं पहले सिगरेट पीता था बट अब क्या करता हूँ, अब मैं पाइप पीता हूँ। मतलब स्मोकिंग जारी है, ठीक है, स्मोकिंग जारी है, तो चेंज हो गया, एक अल्टरनेट मिल गया मुझे उसका, बट उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यूज़ टू का यूज़ करते हैं बजाय कि वुड के, ठीक है। यूज़ टू को हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, यू कैन सी। फिर हम बात करते हैं, यूज़ टू को हम बी अकस्टम्ड टू, यानी कि किसी भी एक्सपीरियंस्ड होना किसी भी सिचुएशन में, उस सेंस में हम जो है उसको एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। और इसके पहले बी, बिकम और गेट, ये सब जो है आपको वर्ब्स मिल सकती हैं, इन तीनों में से एक देखने को मिल सकती है, और किसी भी टेंस में इसका यूज़ हो सकता है। और इस सेंस में यूज़ टू के बाद नाउन, प्रोनाउन या जिरंड, कोई भी इन तीनों में से एक मिलेगा। ये तीनों वर्ब्स मिलेंगे, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ मिलेगी, और यूज़ टू जो है उसके जस्ट बाद ये चीज़ मिलेगी। उस समय पर यूज़ टू जो है किस जो है का काम कर रहा होगा, वो जो है हमारे एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। 2 एग्जाम्पल तो एटलीस्ट पढ़ने पड़ेंगे ताकि समझ में आए बात क्या कहा। ही इज़ नॉट यूज टू ड्रिंकिंग टी विदाउट एनी शुगर इन इट, उसको आदत नहीं है ड्रिंकिंग करने की, चाय पीने की बिना शुगर के, आदत नहीं है, अकस्टम्ड टू, उसको अभ्यस्त है वो किसका, मीठे का, शुगर का। फिर यूज्ड टू के जस्ट बाद हम जिरंड, नाउन या प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। उसका मतलब क्या निकल रहा है, उसका मतलब एडजेक्टिव निकल रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है उसका मतलब। ही इज़ नॉट यूज टू, उसको आदत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई और एग्जाम्पल हो, ज़्यादातर पहले, दूसरे, तीसरे तीनों में जो है इसने जिरंड दिया हुआ है। दे सून नॉट यूज टू लिविंग इन द कंट्री, अब यहाँ पे भी लिविंग दे रखा है इसने। आई एम नॉट यूज टू आ हॉट
क्लाइमेट, यहाँ पे आ हॉट जो है दे रखा है, आ हॉट क्लाइमेट जो इसने दिया है वो एक नाउन के रूप में जो है यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम अपने यूज़ टू का यूज़ करते हैं, किसके रूप में, अपने एक किसके रूप में यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। नीड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ना। ठीक है, इसको हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में हम इसको यूज़ करते हैं। इसको हम मॉडल के रूप में भी यूज़ करते हैं, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। नीड को हम मेन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस में या प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। नीड को हम कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज़ बहुत कम करते हैं, देखने को बहुत कम मिलता है ऐसा, ना के बराबर। ठीक है, नीड को हम मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो है इस प्रकार से बनाया जा सकता है, जैसे कि ही डज़ नॉट नीड माई हेल्प। ठीक है, मतलब डू, डज़ और डिड के साथ हम इसको नेगेटिव या इंटरोगेटिव रूप दे सकते हैं। नीड को हम मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं, इसके हिसाब ज़रूरत के हिसाब से इसके साथ जो है टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। नीड नोट या नीडंट का यूज़ कर सकते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, और किस बात को एक्सप्रेस करने के लिए, नेगेटिव आइडिया को, नकारात्मक विचार को बताने के लिए। आई नीड नॉट गो देयर, मुझे वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं जाना वहाँ पे। आई नीड नॉट कम हेयर, मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा, मैं यहाँ पे नहीं आने वाला भाई। ठीक है, फिर हम उसके बाद ये जो फर्स्ट पॉइंट है और जो सेकंड पॉइंट है उसको भी आप एक तरीके से काट तो नहीं सकते बट देख सकते हैं। नीड नोट या नीडंट के बाद हम इन्फिनेटिव टू का यूज़ नहीं करते हैं, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नीडंट या नीड नोट के बाद यूज़ नहीं करते हैं। तीसरे वाला पॉइंट या रूल जो है आप काट सकते हैं। ठीक है, नोट की बात करें तो नीड को हम हार्डली या ओनली के साथ मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्लूरल फॉर्म के रूप में यूज़ करते हैं, और इंग्लिश में ऐसा देखने को मिलता है। वी नीड हार्डली रिमेंड यू ऑफ योर प्रोमिस टू विजिटर्स। देखने को मिलता है ज़्यादातर हमें नीड और डेयर जो है हमारे सेम इसी तरीके के जो है रूल्स रखते हैं हमारे। ठीक है, ये आ गया डेयर भी। ठीक है, तो आप डेयर को भी जो है देख सकते हैं। उसके बाद जो है डेयर का भी सेम जो है रूल्स या रेगुलेशंस जो है हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं डेयर के सेकंड पॉइंट की। डेयर जो है हम डबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को जो है यूज़ करते हैं, और एक कंजंक्शंस के साथ जो है हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि ही मस्ट और शुड गो देयर, ही शुड एंड मस्ट गो देयर। तो यहाँ पे हम डबल ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहे हैं, ये भी बहुत कम हमें जो है देखने को मिलती है ये चीज़। डबल ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम किसी भी कंजंक्शंस के साथ जोड़कर एक मेन वर्ब के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो दोनों ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ जो है सूटेबल फॉर्म का यूज़ जो है किया जा सकता है। यू हैव वॉन और विल विन। अब देखिए यहाँ पे अलग है, विल के साथ जो है आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हैव के साथ तो आपको थर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, उनको अलग अलग मेन वर्ब जो है देंगे। इसका कहने का मतलब ये था। दो सब्जेक्ट्स हैं और किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं दो, ठीक है, और उनमें से एक सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है। तो सब्जेक्ट्स जो है कंजंक्शंस के साथ जोड़ने पड़ेंगे, वो तो बात है ही है। तो हम दोनों सब्जेक्ट्स को जो है क्या करेंगे, अलग अलग जो है ऑक्सिलरी मेन वर्ब जो है देंगे। ठीक है, अलग अलग जो हमारी सब्जेक्ट्स हैं, एक प्लूरल है एक सिंगुलर है, और कंजंक्शंस के साथ जोड़ रखे हैं दोनों, तो हम उनको अलग अलग जो है वर्ब्स जो है देने वाले होते हैं। फिर यहाँ पे जो है हमारा लेसन जो है ख़त्म हो जाता है। 1 घंटा 3 अप्रोक्सीमेट 4 मिनट। तो इतनी मेहनत जो है एक तरीके से है, और क्या कहूँ मैं आपसे, बस यही बात है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोबारा से सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, खुशी खुशी कर रहे हैं, बट अभी देखिए अभी यहाँ पे 11,000 सब्सक्राइबर्स थे, 11,000.5, ठीक है, 11,500 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो अभी कहाँ पे 1K के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और पहले बोलना भी नहीं पड़ता था, आप लोग हर रोज़ 10 सब्सक्राइबर्स जो है लेके आते थे, धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे हम लोग, ठीक है। अभी 1000 तक तो ऐसे जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है।
और एक 1200 प्लस 1100 प्लस वीडियोस, है ना। तो कभी कभी सोच के ऐसा लगता है कि कुछ गलत हुआ है, बट क्या करें, जो गया वो गया, वो दौर वापस नहीं आएगा। बट हम जो है अपना बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करने की कोशिश की जा रही है, जितने भी सोर्सेज हमारे पास उपलब्ध हैं उनका बेस्ट यूज़ लेने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश है, बाकी देखी जाएगी, जो भी होगा होता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच।